सनत चड्डा वो एक लड़के के फॉर्म में पैदा हूँ और आज वो एक इतनी कॉन्फिडेंट ट्रांसजेंडर वुमन है। आपके पेरेंट्स का क्या अप्रोच था, फैमिली का अगर हम बात करें? कोई माँ अपनी कोख में एक बच्चे को 9 महीने के लिए पाल के उसको कैसा फील हो रहा होगा? जो सोसाइटी है, हाउ विल दे रिएक्ट टू इट? सोशल मीडिया पे कीबोर्ड के पीछे छुप के तो लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। लोग क्या कहेंगे सिर्फ तब तक एक कंसर्न होगा जब तक आप लोगों को कहने दोगे। हाउ डिड यू फील? आई थिंक वो जर्नी इनिशियली बहुत मुश्किल थी। डिस्फोरिया देख के ही कुछ बुरा लगता है, मिरर में देखने का मन नहीं करता। आपको बहुत अलग नजरों से देखा जा रहा है। इंडिया में बीइंग अ वुमन इज अ कर्स, आपको कोई बचाएगा नहीं। आपके फ्रेंड सर्कल का क्या रिएक्शन था ऑन योर डिसीजन? मेरा बचपन से एक मेल बेस्ट फ्रेंड था, लाइक माय नेबर। एंड क्या हम इसको कभी एक्सेप्ट भी करें या हम एक डिनायल में जिए या हम जिंदगी भर एक ऐसी जिंदगी जिए जो हम हैं ही नहीं? हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये हमारे अब तक के पॉडकास्ट से कुछ हटके होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा सा टैबू माना जाता है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, खुल के डिस्कस नहीं करना चाहते, कोई अपने बच्चों से उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता। एंड दैट इज, अगर हम ढंग से उस चीज़ के बारे में बात करें, इट्स जेंडर। मेन, विमेन, अदर्स, अ लॉट मोर। आज के हमारे पॉडकास्ट की जो स्पेशल गेस्ट हैं, शी इज़ अ ट्रांसजेंडर वुमन, सनत चड्डा, जिनका जब बर्थ हुआ वो एक लड़के के फॉर्म में पैदा हुई। हर किसी ने उन्हें एक लड़के के फॉर्म में देखा, लड़के के फॉर्म में सनत को जाना। लेकिन आगे सनत की ज़िंदगी में, सनत की जर्नी में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, और आज वो एक इतनी कॉन्फिडेंट ट्रांसजेंडर वुमन है। सिर्फ एक ट्रांसजेंडर वुमन नहीं, वो एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं और इस पूरे टॉपिक के अराउंड वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली, जो कि बहुत अमेजिंग है। सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल होने वाला है। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय सनत, हाउ आर यू? हाय नमित, आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। Thank you so much for making time for our show and this important discussion. तो सनत, ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में, चाहे हम कितना ही लिबरल हो जाएं, चाहे हम कितना ही ओपन होने की कोशिश करें, पर फिर भी सेंसिटिव है, जिसके बारे में लोग इतना खुल के बात नहीं करना चाहते। जो बात कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा बार लोग सिर्फ मजाक उड़ा के इन चीज़ों का छोड़ देते हैं। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, एक जोक की तरह, बट आई फील कि एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जिसको इस तरह से एक अलग से हाईलाइट करके टैबू नहीं बनाना चाहिए। सो सनत, हाउ ओल्ड आर यू? अगर मैं इस पॉडकास्ट को स्टार्टिंग में पूछूं, गर्ल्स से पूछना अच्छी बात नहीं होती, बट स्टिल हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 21 years old, 21 साल की हूँ मैं। और सो यू आर ग्रेट, यू आर 21 years old, यू आर डूइंग सो गुड। आपकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है ऑलरेडी, सोशल मीडिया पे लोग आपको जानते हैं। सो सनत, व्हेन यू वर बॉर्न, I have to start it this way. I know हम ये अभी डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि ये इस क्वेश्चन को सनत ना जाने कितनी बार आंसर कर चुकी है, पर मुझे ऐसा लगा कि सनत की इस पूरी सनत की नहीं बल्कि इस पूरे टॉपिक को ढंग से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको स्टार्टिंग से समझें। सो व्हेन यू वर बॉर्न, आप एक लड़के के फॉर्म में देखे गए, सब ने आपको एज अ बॉय ट्रीट किया। आपने खुद को भी एक लड़का ही समझा कि आई एम अ बॉय। बचपन से जब एक छोटा बच्चा होता है, 3-4 years, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई थिंक मोर देन जस्ट बीइंग असाइंड मेल एट बर्थ, मतलब पैदा होने पे मेरे को मेल से ज़्यादा मेरी मम्मी ने हमेशा, उनको लगा था मैं एक लड़की हूँ, मतलब पैदा होने से पहले भी और उसके बाद भी उनको थोड़ी सी इनक्लिंग थी, तो उन्होंने ना ऐसे सारे लड़कियों के कपड़े रखे थे। एंड उसके बाद धीरे धीरे आई थिंक सोसाइटी ने मेरे को एक मर्द की तरह देखा और एक मेल बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू किया। उसके बाद मैंने भी वैसे देखना शुरू कर दिया अपने आप कि हाँ, आपने भी यही मान लिया। जैसे हम, बच्चा छोटा होता है तो हम उसको सिखाते हैं, छोटे बच्चे को, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, यू आर अ बॉय। तो उस तरह से आपने भी ये सीखा? मुझे लगता है कि इतना रिस्ट्रिक्शन मेरे घर में नहीं था, थैंकफुली। लाइक मैं बारबी के साथ खेलती थी एंड बट कहीं से मुझे अंदर से पता था कि ये छुपाने वाली चीज़ है, तो मैं अपनी बहन की बारबी से खेलती थी। मैंने कभी बारबीज मांगने की हिम्मत नहीं करी, बट अब मुझे लगता है कि अगर मैंने मांगी भी होती तो वो कुछ कहते नहीं, क्योंकि आई थिंक माई पेरेंट्स, बोथ माई मॉम एंड डैड, बहुत लिबरल हैं एंड दे हैव नेवर ऐसे क्रिएटेड एन इशू। और बच्चों का तो वैसे भी आपको पता ही है कि लड़कों को साड़ी पहना दी, लड़कियों को दे डोंट केयर टू मच। ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मेल और फीमेल बच्चों में। जी।
सो अब उस बचपने से जब हम ग्रोइंग अप की बात करें तो एट व्हाट टाइम आपको खुद ऐसा फीलिंग होने लगी कि नहीं यार लाइक ठीक है लोग मेरे को एज अ बॉय ट्रीट कर रहे हैं, आई एम गेटिंग ड्रेस्ड अप लाइक अ बॉय, पर नहीं, दैट्स नॉट मी. मुझे लगता है ड्रेसिंग अप एज अ बॉय वाज नेवर द प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मेरे को लगता नहीं था कि कपड़ों का कोई जेंडर ऐसे स्पेसिफिकली होता है. मुझे प्रॉब्लम इतनी नहीं थी क्योंकि मुझे बस एक चीज़ की श्योरिटी थी कि मुझे लड़के पसंद हैं. सो आई यूज्ड टू थिंक आई एम गे फॉर द लॉन्गेस्ट. बचपन में से मुझे बस पता था कि मुझे लड़कियां उस तरीके से नहीं पसंद. जैसे अगर कोई मूवी देख रहे होते हो तो जब कोई रोमांस का सीन होता है तो या तो आप लड़की को देखते हो या लड़कों को देखते हो. एक बड़ी मिसकंसेप्शन थी कि आपको कब पता चला, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको कब पता चला आपको लड़कियां पसंद है. तो बताओ मुझे कौन सी कोई फिल्म देख के पता लगा होगा, कोई स्कूल में कोई लड़की होगी जिस पर कोई क्रश होगा. वैसे मुझे बचपन से पता था कि ओके मुझे लड़के पसंद है. ठीक है. तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मुझे लगा मैं तो लड़का हूँ, मुझे लड़के पसंद है, ठीक है बाद में देखी जाएगी. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे तब आई जब व्हेन आई हिट प्यूबर्टी. जब मेरे को चेंजेस होने शुरू से, फेशियल हेयर, मुंह पे बाल आने शुरू हो गए, मेरी आवाज़ डीपन होनी शुरू हो गई. दैट्स व्हेन आई फेल्ट ऐसे डिस्कम्फर्ट था कि ओ ये तो कुछ अलग हो रहा है. मुझे लगा था कि मैं बड़ी होंगी तो मेरे ब्रेस्ट आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम रियली स्टार्टेड. लाइक जब आपको ज़्यादा फील होने लगा कि यार दिस इज नॉट मी. हाँ, मतलब वो कपड़ों से भी रिलेटेड नहीं था. कपड़े आई थिंक एक पार्ट प्ले कर रहे थे कि आई यूज्ड टू स्टार्ट आई स्टार्टेड पेंटिंग माय नेल्स. मैंने नेल्स पेंट करना शुरू कर दिया, मैंने क्रॉप टॉप्स पहनने शुरू कर दिए. बट आई यूज्ड टू से कि नहीं मैं एक लड़का ही हूँ, बस आई जस्ट लाइक डूइंग दीज थिंग्स. कौन सी एज में अराउंड? 10th 11th. हाँ. सो अब 10th 11th में जब ये वाले ट्रेड स्टार्ट किए, सो यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड यू नो कल्चर, दिल्ली क्या इंडिया में कहीं पे भी ये कल्चर होता है कि ठीक है अगर कोई लड़का ऐसी चीज़ें करता है सो वो उसको बहुत बुली किया जाता है इस चीज़ पे, स्कूल में, फ्रेंड्स में. ऐसा भी कभी हुआ? सो आई थिंक मैं बोलती हूँ बहुत बारी कि आई एम अ वुमन बोर्न विद द ऑडेसिटी ऑफ अ मैन एंड रेज्ड विद द ऑडेसिटी ऑफ अ मैन. तो क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुई थी तो आई न्यू हाउ टू डील विद दोज पीपल ऑल्सो, बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी ना लेना नहीं सिखाया. मतलब ये नहीं सिखाया कि किसी से जो कोई बुरा बोले तो बस यू ब्लेम योर सेल्फ. मुझे हमेशा पता था मेरी गलती नहीं है. मैं घर आके जब रोती भी थी पहले 5th grade में तो मम्मा कहती थी कि इट्स नॉट अबाउट यू. कोई तुम्हें बुली कर रहा है तुम्हारे बारे में, उसके बारे में, वो अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट कर रहा है. तो मैं अपने काम पे ध्यान देती थी. मैं स्कूल में टॉपर होने की कोशिश करती थी. मैं सारे कॉम्पिटिशन्स, आर्ट में आई वॉज रियली गुड, तब मैं सारे आर्ट कॉम्पिटिशन्स में जाती थी. सो आई थिंक मैं उससे ये सब करके ओवर कॉम्पनसेट करती थी कि कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि सारी टीचर्स मुझसे, दे लव मी, माई प्रिंसिपल लव्स मी, कोई नोबडी कैन टेक पंगा फ्रॉम मी. बट हाँ पीठ पीछे बात करते थे, बट आई थिंक जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं आपके पीठ के पीछे है ना, तो उनको वहीं रहने दो. दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच. मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो पीठ के पीछे बात कर रहे हैं उनको पीछे ही रहने दो. मेरे मुंह पे आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने भी, आप बिलीव नहीं कर सकते, कोई मेरे मुंह पे आके रियल लाइफ में मुझे कुछ नहीं बोल पाया. सोशल मीडिया पे कीबोर्ड के पीछे छुप के तो लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर रियल लाइफ में मुझे किसी ने कुछ नहीं. एंड दैट इज आई गेस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो की है इस सब के अंदर, कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर, अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर, कि कोई आपके सामने आके आपको कुछ नहीं कह पाया आज तक. दैट्स ग्रेट एंड अमेजिंग. सो 10th 11th में आपने बताया कि ये चीज़ें आने लगी, आपको ड्रेसअप वैसे करना पसंद आने लगा सब कुछ. सो अब बात करते हैं, ये तो फ्रेंड्स वगैरह हो गए. घर पे आपके पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बट क्या कभी उनको ये थोड़ा फील हुआ कुछ कि कुछ तो है, लाइक इट्स नॉट नॉर्मल कि हमारा बेटा नेल पेंट्स लगा रहा है या ऐसे ड्रेसअप हो रहा है? सो आपके पेरेंट्स का क्या अप्रोच था, फैमिली का अगर हम बात करें? मुझे लगता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मैं अपनी मम्मी के ना नेल पेंट करती थी. लाइक आई यूज्ड टू ऑर्डर ऐसे नेल आर्ट की किट्स, पूरी 60 नेल पॉलिशेस, एंड फिर इस बहाने से कि मैं मम्मी के नाखूनों पे नेल आर्ट करूँगी. एंड बिकॉज आई वॉज वेरी आर्टिस्टिक, मेरे को आर्ट करना पसंद. तो मेरे को मम्मी ने आज थोड़े दिन पहले ही बताया था कि एक दिन पापा ने आके उनसे पूछा कि ये थोड़ा वियर्ड नहीं है, ये क्यों, ये सब क्यों करना है इसको? तो मम्मा यूज्ड टू पास इट ऑफ कि नहीं, शी इज़ जस्ट आर्टिस्टिक, वो ऐसी है, क्रिएटिव, उसका काम है ये करना. फिर मेरे को कलरिंग स्कूल जाना था, तो आई थिंक मेरे पापा को 2-3 लोगों ने बोला होगा कि ये इधर क्यों जाना है, ये क्यों नहीं करना. बट अगेन मेरे मम्मी पापा ने कभी वो मेरे पास वो बात आनी नहीं थी. मतलब इवन जब थोड़ा आया होगा, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे उसको डील कर लिया. आई थिंक इंडियन हाउस होल्ड्स ना डिल्यूजन पे चलते हैं कि ठीक है देखी जाएगी, तो देखी जाएगी. सो ये बात रही up till 11th 12th class, ठीक है जी. When was the actual time
आपकी लाइफ में जब आपने डिसाइड किया नहीं यार अब तो मेरे को एक्चुअली में ऐसे ही ड्रेस होके रहना है, या मैं अब फुल फ्लेजेड एक ऐसे ड्रेस होके रहूंगी? अगेन ड्रेसिंग अप स्टार्टेड थोड़ा पहले उनमें कि मेरे को पता था कि मेरा स्टाइल डिफरेंट है लोगों से, आई वाज लाइक फाइन. बट इफ यू आर आस्किंग कि व्हेन आई डिसाइडेड कि ओके आई वांट टू ट्रांजिशन, I came out as gay to my mom in 10th grade. 10th ग्रेड में यू हैड अ डिस्कशन, क्योंकि मेरे को एक्चुअली आना था इस टॉपिक पे कि आपने अपने पेरेंट्स लाइक सबसे पहले अपनी मॉम से डिस्कस किया दैट आपको ऐसा लगता है दैट यू आर अ गे. या आपकी मॉम का क्या रिएक्शन था? तो ट्रांस तो नहीं है ना. ओके सबको दिखता है लाइक वो पता चलता है मैं जैसी हूँ मैं वो आई थिंक कुदरती वो लड़की की तरह वो फेमिनिन एनर्जी फील होती होगी. कुछ ज्यादा ही थी. अच्छा. लाइक I think feminine gay boys exist. People can just be a man and they can be feminine. That's not saying कि they're a woman. But I think जैसे मैं चीज़ें करती थी और जैसी मेरी सोच थी ना वो हमेशा एक और जिस तरह से मैं एक किसी के साथ एम्पथाइज कर सकती हूँ आई डोंट थिंक वो एक आदमी कर सकता है. एंड आई होल हार्टेडली बिलीव दैट माई ब्रेन इज अ फीमेल ब्रेन एंड इफ देयर इज अ टेस्ट यू कैन टेस्ट इट. सो आपकी मॉम ने जब आपको इस मतलब क्वेश्चन किया कि कहीं तू ट्रांस तो नहीं है, तो आपका क्या रिएक्शन था? नहीं मम्मा, तब मैं भी डिनायल में थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था हार्मोन से एंड लाइक इस पूरे ट्रांजिशनिंग के एक कॉन्सेप्ट से, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा टैबू है एक तरफ तो, एंड दूसरा आई फील लाइक लोग बहुत इनसेंसिटिवली सवाल पूछते हैं क्योंकि दे समहाउ फील कि उनको एक राइट हो गया आपकी बॉडी पे. मैं तो बस क्यूरियस हूँ, बस मैं क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ ये, बट वो एक क्यूरियोसिटी नहीं है. इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी लाइक आपके नीचे क्या है, आपने सर्जरी कराई बट आपको क्यों जानना है, आप मेरे मम्मी पापा भाई बहन कुछ नहीं हो. बट आई थिंक उससे मुझे बहुत डर लगता था कि रैंडम लोग ऐसे मुझे एक बड़ी गंदी नज़रिए से देखेंगे. तो आई थिंक थोड़े टाइम के लिए मैं भी डिनायल में थी और मुझे लगा था कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं घर में नील पेंट लगा के नहीं घूम पाती ठीक से, घर के बाहर नहीं जा पाती, अनसेफ है दिल्ली में. तो मुझे लगा मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाऊँगी वो बहुत लिबरल है तो मेरी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. मैं नील पेंट लगा पाऊंगी, मैं जैसे ड्रेसअप करना चाहती हूँ, मेरे को मेकअप लगाना है, आई कैन डू इट एंड मुझे वो उतारना नहीं पड़ेगा बाहर जाने से पहले. बट आई थिंक जब अपनी जिंदगी में आप सोचते ना कि ये चीज़ मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी एंड व्हेन यू गेट दैट थिंग एंड फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो आई थिंक इट ब्रेक्स यू डाउन. इट मेक्स यू फील और ज़्यादा ब्रेक कर देती है. इट मेक्स यू फील होपलेस कि अब तो कुछ नहीं है, अब क्या ही करूँगी मैं, क्या ही रिजॉल्व कर पाऊंगी. बट आई थिंक उस टाइम से ही उसके बाद मैं तब ड्रैग करती थी अपने 4 कमरे की दीवारी में ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो. व्हाट इज ड्रैग फॉर एवरीवन? जी, drag is an art form. People like can dress up as a man or a woman dress up or like exaggerate. तो जैसे ना एक exaggerated female form a man can take or a woman can take an exaggerated male form. So drag is basically आप ये समझा रहे हो कि एक लड़की लड़के का ड्रेसअप करके एक्ट या Not necessarily, it is just a performance. हाँ, परफॉर्म कर सकती है. जैसे let's say कथकली है, आप ये नहीं बोलोगे कि वो किसी एक जेंडर में ट्रांजिशन कर रहे हैं, बस वो एक मतलब एक आर्ट की तरह, इट्स एन आर्ट फॉर्म. सो ड्रैग इज आल्सो आर्ट फॉर्म जहाँ पे आप दूसरी तरह से ड्रेसअप हो रहे हो. हाँ, नॉट ओनली ड्रेसअप, यू आर परफॉर्मिंग और यू हैव सम सॉर्ट ऑफ टैलेंट और तो आप एक्ट करके दिखा रहे हो. एंड दैट्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेकअप. तो आपने देखो ना आईब्राउ को ऐसे ब्लॉक करके एक नया फेशियल स्ट्रक्चर देना, अपना पूरा लुक चेंज कर लेना टू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बीइंग ओनली, दैट इज ड्रैग. तो आई वाज मोर ऑफ अ फेम ड्रैग क्वीन, सो आई यूज्ड टू वांट टू लुक लाइक अ वुमन. तो जस्ट टू ट्राई एंड आई डिडंट नो, तब मैं ऐसे डिनायल में थी तो सबकॉन्शियसली आई वाज डूइंग दैट ताकि मेरे को अच्छा फील हो. मुझे लगता था कि नहीं, मुझे सिर्फ 4 दीवारी में ही अच्छा लगता है ये सब. एक दिन मैं सोनीपत में मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर पार्टी करने जाते थे लोग. मैंने सोचा उस दिन मैं ड्रैग में जाऊँगी. आप सोच सकते हो कितना अनसेफ होगा. इवन इन ड्रैग मैं ऐसे बिल्कुल औरत की तरह नहीं दिखती थी, फेशियली में भी थोड़ा थोड़ा, बट बॉडी वाइज आई वाज स्टिल प्रिटी मैनली. आई डिडंट हैव हिप्स, आई डिडंट हैव ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो आई वेंट आउट, बट उस दिन ना वो एक रियलाइजेशन ऐसे हिट करी मुझे कि आई लव दिस, आई लव बीइंग परसीव्ड एज अ वुमन, आई हैव एंजॉय इट एंड आई ऑल्सो फील लाइक आई फील ट्रू टू माई सेल्फ. मुझे लगता है कि मैं जैसे मैं हिलती हूँ, जैसे मैं डांस कर, जैसे मेरा हाथ हिल रहे हैं, वो अननेचुरल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है. आई जस्ट हैड दैट रियलाइजेशन एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, नाउ आई विल ट्रांजिशन बिकॉज दिस इज हु आई एम. उस पॉइंट के बाद आपको लगा कि अब मेरे को ऐसे ही रहना है एक गर्ल के फॉर्म में. हाँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ. हाँ मैं हूँ ये.
एंड जैसे आपने बताया 10th में आपने अपनी मॉम से डिस्कस किया था, कभी अपने फादर से भी ये ओपन डिस्कशन हुआ? मैंने मम्मी को बोला था कि 1 महीना देना, मैं पापा को बता दूंगी 10th में ही? हाँ। और उन्होंने बोला था ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। फिर उसके अगले हर दिन मुझे प्लीज़ उनको बता देना, मेरे को बताने का मतलब मेरे से सीक्रेट नहीं रखा जाता। तो मैंने बोला नहीं आप वेट करो। रिसेंटली ओनली ऑन अनदर इंटरव्यू शी रिवील्ड इट कि शी हैड टोल्ड द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही उनको बता दिया था उन्होंने। तो जब मैंने पापा को 1 महीने बाद बताया भी था अपने भाई के साथ बैठा के, माई ब्रदर इज़ इन कैनेडा, ठीक है, तो उसको पहले से पता था, ठीक है। तो उसको बिठा के मम्मी को बिठा के पापा को बताया, और पापा ने बड़ी अच्छी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करी कि ओह नो कोई ना बेटा आई स्टिल लव यू। तो मुझे अभी तक पता नहीं था, बट हाँ फिर मैंने पापा को बैठ के बताया बड़ा डर के कि व्हाट विल हिज रिएक्शन बी। सो हाउ वाज हिज रिएक्शन? इट्स फाइन, कूल। एक्टिंग करी ना, अच्छी एक्टिंग, क्योंकि उनको तो पहले ही बता दिया था आपकी मॉम ने द वेरी नेक्स्ट डे। उनको जो भी थोड़े से सवाल भी थे कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, पक्का ऐसा ही है, वो सब जब तक मैंने बताया तब तक वो सब क्लियर हो गया था उनके दिमाग में। उन्होंने मेरे भाई से बात करी होगी, उन्होंने इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्च किया। आई थिंक मेरे पेरेंट्स ना, कोई लोगों को लगता है कि स्वर्ग से उतरे हुए हैं कि सब कुछ उनको पता है, बट मेरे मम्मी पापा सेम उसी ज़माने में से आए हैं जिनके सबके पेरेंट्स आते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि मेरे मम्मी पापा आर ओपन टू लर्निंग एंड अनलर्निंग। वो उन्होंने जो सीखा है वो उनको पढ़ना पसंद है, तो वो इंटरनेट पे खोल के पढ़ेंगे, समझेंगे। किसी को अगर समझने तो उसकी गुंजाइश है उनके अंदर। चेंज की, दे आर अडेप्टिव टू चेंज एट लीस्ट। नॉट ओनली लर्निंग, आई सेड नो, लर्निंग बट अनलर्निंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई गेस मान कहें या ना कहें, बट इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव सच पेरेंट्स। डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में तो खास करके एक ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में आज भी अगर एक बच्चा ऐसा फील करेगा अपने अंदर, तो उसका सबसे बड़ा डर ये होगा कि मैं अपने पेरेंट्स से कैसे बोलूँ या उनका क्या रिएक्शन होगा। शायद वो कभी इस चीज़ को माने भी ना, क्योंकि बहुत एक बड़ा पोर्शन है इस वक्त सोसाइटी का जिन अगर पेरेंट्स को ये बात पता चलेगी तो शायद अपने बच्चे से कहें कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेकार की बातें सोचना बंद कर दो। वहाँ पे आई गेस बच्चे ज़्यादा टूटते हैं जब उनकी अपनी फैमिली उनको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती। सो सनत, जब ये कॉलेज वाला इंसिडेंट हुआ, पार्टी वाला, जिसके बाद आपको ये लगा कि नहीं आई एम अ वुमन एंड आई विल बी लाइक दैट फ्रॉम नाउ, अब ये सिर्फ ड्रैग में नहीं होगा, ये रियल लाइफ में ऐसे ही चलेगा। तो एक होता है ना, सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारी लाइक पेरेंट्स, फिर फैमिली, फिर नेबरहुड, और उसमें फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं बीच बीच में अलग अलग स्टेजेस में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कितने क्लोज हैं हमसे। और हम आंसरेबल होते हैं अपने फ्रेंड्स को डायरेक्टली, बट जो पेरेंट्स हैं उनको सबसे पहले ख्याल आता है फैमिली का, नेबरहुड का एंड सोसाइटी का। लोग क्या कहेंगे। हाँ। तो जब आपने कहा कि अब मैं ऐसे ही ड्रेस होंगी एंड मैं ऐसे ही एज अ गर्ल अपने आप को कैरी करूंगी, सो क्या कभी आपके पेरेंट्स ने आपसे ये डिस्कस किया कि यार जहाँ हम रह रहे हैं या जो सोसाइटी है, हाउ विल दे रिएक्ट टू इट? मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा को किसी से फर्क नहीं पड़ता था एक्सेप्ट अपने खुद के मम्मी पापा से। अच्छा, योर ग्रैंड पेरेंट्स? हाँ, माई ग्रैंड पेरेंट्स। एंड मम्मी को तो किसी से भी फर्क नहीं पड़ता था। पापा को अपने मम्मी पापा से थोड़ा लगता था कि वो बुरे हैं, उनको जाने दो, लाइक अभी मत बताओ, उनको अनकंफर्टेबल, इस उम्र में उनको समझ नहीं आ सकता ये सब। माय दादू एड्रेसेस मी एज अ वुमन। मेरी दादी भी, मेरी सुंदर बेटी आ गई, माय दादी इज नो मोर, बट जब भी मैं कमरे में आती थी, वो बीमार थी, स्टिल यूज्ड टू बी लाइक मेरी सुंदर बेटी आ गई, मेरी सुंदर बेटी आ गई। तो कोई भी समझ सकता है, किसी की समझ के इतना बाहर है नहीं। आई थिंक मैं कहती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि ये लोग क्या कहेंगे सिर्फ तब तक एक कंसर्न होगा जब तक आप लोगों को कहने दोगे। लोग कुछ नहीं कह सकते। माई मम्मा इज़ द मोस्ट फियर्स पर्सन आई नो, कि वो इतना प्रोटेक्टिव है अपने बच्चों के लिए कि लोगों को भी पता है कि वो कुछ नहीं बोल सकते। एक टेबल पे ना, आई थिंक मैं थी नहीं उस टेबल पे, पर एक आंटी थी जिन्होंने मम्मा को बोला कि अरे कितना सुंदर मुंडा था, अब ये बालियाँ, मतलब वाई इज शी वेयरिंग ईयररिंग्स, ये क्यों पहन रही है, चंगा पला मुंडा सी, लाइक अच्छा बड़ा लड़का था। तो मैं मम्मी से, आप कौन होते हो बोलने वाले? ऑन द डिनर टेबल विद सारे अंकल आंटी था। वो डरना नहीं चाहिए। आई थिंक ये एक मैसेज है उन सब पेरेंट्स के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा कि उनके बच्चे क्या हैं। आपको सिर्फ उनसे प्यार करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी सब एवरीथिंग विल फॉल इनटू लाइन। आपको कोई थीसिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा को अभी तक सब कुछ समझ नहीं आता है, प्रिटी श्योर। अगर आप उनसे पूछोगे उनको आधी चीज़ें नहीं पता होंगी, पर उनको इतना पता है कि उन्हें बच्चे से प्यार करते हैं।
सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट आउट ऑफ ऑल. एक्चुअली मतलब पता है दिस वेरी एग्जाम्पल ऑफ योर्स नॉट जस्ट इन योर पर्टिकुलर सिचुएशन, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक बच्चे के पास उसके पेरेंट्स का साथ है ना, मतलब उसके पेरेंट्स उसके साथ खड़े हैं, मैं कहता हूँ दुनिया जीत लेगा. उसके बाद चाहे कोई कुछ मर्जी बोले, कुछ मर्जी कहे, वो नहीं कहीं हार सकता. अगर उसके पेरेंट्स उसके पीछे स्ट्रांगली खड़े हैं कि यार हम बैठे हैं, तेरे को जो करना है तू वो कर. लोग बच्चे जितने भी हारते हैं, नॉट जस्ट इन दिस इशू बट अपने लाइफ में, करियर को लेकर, बहुत सी ऐसी चीज़ों और चॉइसेस को लेकर वो तब हारते हैं जब पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं कि नहीं यार हम तो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी. बहुत केसेस में मैं ये देखता हूँ कि बहुत बार जैसे लाइफ में करियर की भी बात आती है. अगर बच्चा गए कि मेरे को कोई बहुत ही अनकन्वेंशनल लाइन परस्यू करनी है, मेरे को कोई आर्ट्स परस्यू करना है, ऐसी कोई चीज़ जिसको सोसाइटी इतना अच्छा नहीं मानती, तो कई बार पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं कि हम क्या बोलेंगे समाज में, हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, क्या कर रहा है. या अगर जब शादी या प्यार की बात आती है, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा. आपका वंश शाहरुख खान का वंश नहीं है, आपको नहीं बढ़ाने की जरूरत. पर आई थिंक ये मैं बहुत बार बोलती हूँ, बहुत सारे इंडियन लड़कों को ये बात समझ नहीं आती कि मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि आई थिंक उनको ये सपोर्ट नहीं मिला होता कि एक कंडीशनल सा आप कह रहे हो ना कि अगर तुमने साइंस की जगह ह्यूमैनिटीज ली तो हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे. तो उनको नहीं समझ आता कि मेरे मम्मी पापा मेरे को ट्रांसजेंडर होने के बाद भी प्यार करते हैं. एग्जैक्टली. तो वो यही जो सवाल होते हैं ना लोगों के ओ वाओ वाले, वो इसलिए हैं शायद क्योंकि जो सपोर्ट उन्हें बहुत बेसिक चीज़ों पे नहीं मिला, वही आपको अपने ऐसे डिसीजंस पे मिलेगा. तो एनीवन वुड बी शॉक्ड कि ये कैसे हो रहा है, लाइक आर योर पेरेंट्स एलियंस या कहीं मम्मी सही कहती थी ना बचपन में कि वो बुली सारे प्रोजेक्ट करते हैं, उनका अपना इनसिक्योरिटी है, वो घर से आता है, वो कहीं और से नहीं आता. एंड आई थिंक आप सही कह रहे हो कि अगर कोई माँ बाप सपोर्टिव है तो द चाइल्ड विल फील वेरी कॉन्फिडेंट. बट मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमारे देश में, इंडिया में स्पेसिफिकली, वाई इज देयर अ कम्युनिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल. हिजरा कम्युनिटी क्यों एग्जिस्ट करती है? वो इसलिए नहीं एग्जिस्ट करती कि मैजिकली एक दिन किसी ने सोचा कि ये एग्जिस्ट करेगी. इज बिकॉज इतने सारे पेरेंट्स ने अपने इन बच्चों को डिसोन करा, तो दे हैड टू फाइंड अ चोजन फैमिली. तो वो एक फैमिली कहीं और से आ रही, वो घर से नहीं आ रही, तो उन्होंने अपना घर कहीं और ढूंढ लिया. एंड आई फील लाइक दोज पीपल हैव आल्सो सक्सीडेड. लाइक इफ यू सी श्री गौरी सावंत, शी इज अ लेजेंड. So I feel like and her father didn't initially support her. If you've seen her story. और बहुत से ऐसे लोग हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, बहुत हैं. They are so inspirational people. You hear them and you will be like, wow, what confident people. She spoke in the UN. तो आपने आई गेस ये बहुत सही बात कही सनत. ये वाली चीज़ है ना, शायद हम नॉर्मली सोचते ही नहीं है दैट शायद वो कम्युनिटी अलग होती ना अगर उनकी फैमिलीज ने उनको कभी डिसोन ना किया होता. बिल्कुल. बहुत सारे आई गेस पेरेंट्स ऐसे होते होंगे फैमिलीज, जब उनको बर्थ के टाइम पे ही पता चलता होगा दैट उनका बच्चा एक पर्टिकुलर जेंडर से नहीं बिलोंग करता है, वो इंटरसेक्स है, तो उसको बचपन में ही डिसोन कर देते हैं कि हम जिंदगी भर वो उसको एक लाइबिलिटी की तरह लेते हैं, दैट वी कांट कैरी दिस लाइबिलिटी और अ शेम. एंड इंडिया में ये बोलते हैं ना कि वो उठा के ले जाते हैं, उनको कोई मैजिकली कोई ऐसे ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं है कि उनको पता लग जाएगा कि इस घर में इंटरसेक्स बच्चे हैं. पेरेंट्स कॉल देम, हॉस्पिटल्स हैव टू कॉल them to take them. क्योंकि पेरेंट्स नहीं ले जाने को राजी होते हैं. हाँ, कोई मैजिकली नहीं उठा के. और मेरी मम्मी तो शॉक हो जाती है बात सुन के कि कोई अपने बच्चे को कैसे गिव अप कर सकता है. हाउ कैन लाइक कोई माँ अपनी कोख में एक बच्चे को 9 महीने के लिए पाल के, उसको कैसा फील हो रहा होगा कि उसका बच्चा कोई लेके जा रहा है. वो तो नहीं चाहेगी कि वो लेके जाए. कितना प्रेशर होगा सोसाइटी से, कितना प्रेशर होगा अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से कि उसको ऐसा करना पड़ रहा है. आई गेस ये सोसाइटी का प्रेशर ही है जिसकी वजह से सारे एक्ट्स होते हैं. लाइक फीमेल फीटिसाइड जो इतना ज़्यादा है, अब वहाँ पे तो ये इशू भी नहीं है, बट अगेन इट्स द सोसाइटल नॉर्म्स कि यार लड़की पैदा हुई है तो इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ रियल बिग थिंग, अ ग्रेस टू द फैमिली. तो वहाँ पे भी उसको डिसोन कर दिया जाता है. लोग ऐसे भी कहते हैं कि ओ माय गॉड इट मस्ट बी सो हार्ड. आपके मम्मी पापा के लिए कितना मुश्किल होगा. उनका पहला पेरेंट्स नहीं, बट उनका एक बेटा बेटी बन गई, घर का बेटा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. मैंने बोला क्यों, घर की बेटी बड़ी चीज़ नहीं होती. मेरे मम्मी पापा ने कभी उल्टा मेरी मम्मी को तो बेटी ही चाहिए थी. तो आई थिंक ये परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा कि एक लड़की सिर्फ एक लड़के के कंपैरिजन में देखी जाती है कि हमारे छोरियाँ छोरों से कम है. बट क्यों, वो छोरों से क्यों रिलेटेड है? वाई कांट विमेन बी सेपरेटली बिग इन देयर ओन राइट? आई फील लाइक आई थिंक वो रिस्पेक्ट हमेशा एक कंपैरिजन में दी जाती है एक औरत को, एंड वो चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सनत, अब जिससे बात आई कि हमने बात किया वो अबाउट द सोसाइटी, द पीपल अराउंड यू, आपकी फैमिली. अब अगर मैं बात करूँ आपके फ्रेंड सर्कल की, जी, तो
हाँ, आपके फ्रेंड सर्कल का क्या रिएक्शन था ऑन योर डिसीजन, या डिड दे सपोर्ट यू, डिड दे नॉट? तो स्कूल के अंदर आई थिंक द ओनली रीज़न आई रियलाइज आई एम गे इज़ बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि आई थिंक मेरी एक दो मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स गर्ल्स ही थी, एंड उनमें से एक टोल्ड मी अबाउट बायसेक्सुअलिटी। तो ये क्या होता है, तो उससे उससे जाते गूगल पे सर्च करते करते मुझे गे मिला, तो उससे मुझे लगा, पता चला कि ये टर्म है गे, मैं ये हूँ। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी आई थिंक मैं किसी फ्रेंड के साथ बैठी थी और मैं उसको बता रही थी कि यार आई डोंट फील कंफर्टेबल, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को हर दिन पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। फिर उसने बोला, हैव यू एवर रेड अबाउट जेंडर डिस्फोरिया? आई वाज लाइक व्हाट इज़ दैट? तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा और फिर मुझे उसका पता चला। तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी में आई थिंक फ्रेंड्स हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल। मुझे हमेशा अच्छे दोस्त मिले हैं जो ना सिर्फ सपोर्टिव नहीं थे, वो सपोर्टिव से थोड़ा ज़्यादा ही थे, लाइक यू नो। अगेन अ ब्लेसिंग आई वुड से। अच्छे दोस्त मिलना आज के वक्त में जो आपके इन डिसीजंस में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जी। ग्रेट आई वुड से। लाइक मेरा बचपन से एक मेल बेस्ट फ्रेंड था, लाइक माई नेबर, एंड ही हैड द मोस्ट नॉर्मल लाइक टेम रिएक्शन। लोगों को लगता है ना, कभी कभी मुझे लगता है क्या थोड़ा सा तो कुछ कर देना चाहिए था ना, थोड़ा सा मम्मी पापा को भी ऐसे ये क्या है करने रिएक्शन करना चाहिए था। हाँ, रिएक्शन वीडियो यूट्यूब पे डाल दी मैं फिर, बट ऐसा कुछ नहीं था। बट मतलब सबका टेम रिएक्शन था कि अच्छा ठीक है, जो है वो है, गुड फॉर यू। कुछ ना ही कोई कंग्रेचुलेशंस था एंड ना ही कोई ओ माय गॉड ये तो बहुत बुरा था, ऐसा कुछ नहीं था। एंड आई थिंक थोड़े टाइम के लिए मुझे बुरा लगा था, क्योंकि मेरा जो सारा एक्सपोजर था ना LGBT कम्युनिटी का, वो सारा एक वाइट अमेरिकन लड़के का था, क्योंकि वो यूट्यूब पे जो भी वीडियोस थे वो एक वाइट अमेरिकन लड़का ही बना रहा था जो गे था, और कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं था ज़्यादा। तो मेरे दिमाग में जो रिएक्शंस जो वीडियोस थे ना यूट्यूब पे, वो ऐसे थे, ओ माय गॉड इट्स आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने बोला ओके वी स्टिल लव यू, बट ऐसा कोई ऊपर बढ़ा चढ़ा के रिएक्शन किसी का भी नहीं था, ना ही मेरे फ्रेंड्स का था, ना ही मेरे पेरेंट्स का। ओके ग्रेट। सो सनत, अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट यू नो योर ओरिएंटेशन एंड एवरीथिंग, तो जब आपने ये डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं एक लड़की ही हूँ और मैं वैसे ही रहूँगी, वैसे ही आगे, तो उसके बाद कैसा फील हुआ? हाउ डिड यू फील? पहले आई फेल वेरी इनसिक्योर। आई थिंक लोगों को लगता है कि ये आसान है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहले जब मैं एटलीस्ट लड़की की तरह प्रेजेंट कर रही थी, मैं कुछ लोगों की कुछ समझ में तो थी, चाहे मैं गे हूँ, बट उनको मैं समझ तो आ रही थी, उनको ये देख के तो नहीं पता लग रहा कि मेरे को लड़के पसंद हैं। तो कभी मैं बाहर चल रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब मैं ट्रांजिशन करना स्टार्ट किया, एक दिन में मैं एक औरत की तरह नहीं दिखना शुरू हुई। मेरी जो पूरी बियर्ड थी वो एक दिन में नहीं गई। आई थिंक वो जर्नी इनिशियली बहुत मुश्किल थी, कि डिस्फोरिया देख के ही कुछ बुरा लगता है, मिरर में देखने का मन नहीं करता, मन करता है कि कब मेरा फिर एक लेज़र सेशन में रो, फिर वापस घर आओ, फिर वो बाल झड़ेंगे, फिर थोड़े थोड़े बाल वापस आएंगे, फिर आप सोचिए कब ख़त्म होगा ये, कब ये टॉर्चर ख़त्म होगा मेरी ज़िंदगी का। आई थिंक मैं बहुत रोई हूँ इस बात को सोच के। तो वो स्टार्टिंग का टाइम बहुत मुश्किल था, बट बीच बीच में कुछ कुछ बहुत अच्छा फील होता था कि कि कहीं मैं बाहर गई एंड आई फेल्ट कि ठीक है टुडे आई लुक प्रिटी, टुडे आई लुक लाइक गुड, तो बहुत अच्छा फील होता था। आई थिंक उससे धीरे 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 एक पॉइंट पे आके मैंने रियलाइज़ किया ठीक है अब मैं एक औरत की तरह दिखती हूँ, कोई इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और वो पता है कैसे पता चला मुझे? मेरे दादू जो है ना, वो ऐसे घर में सारे जब लोग बैठे होते हैं तो बाहर से लड़कियाँ और एक दो लड़के बैठे होते हैं, एंड सारे घर के बड़े जो मर्द हैं वो अंदर बैठे होते हैं। तो वो ना सिर्फ जो लड़के वाले बच्चे होते थे उनको बुलाते थे पहले अंदर, फिर सारी लड़कियों को अंदर बुलाते थे। तो एक दिन उन्होंने, मैं भी बैठी हुई थी, तो पहले तो मुझे बुलाते थे, पर उस दिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। तो सारे लोग वो जो बैठ रहे थे वो हंस रहे थे कि अब दादू ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। आई थिंक वो मैं कहती हूँ ट्रांस इंक्लूसिव मिसोजिनी कि औरत है ना तो औरत को बुरी तरह ही ट्रीट करते हैं, मैं औरतों को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। तो जैसे मुझे वो ट्रीटमेंट मिला शुरू हुआ, मुझे पता चला कि हाँ अब तो हो गया। मेरे को उबर में भी बैठ के अनसेफ फील होता है। अब तो मैं हूँ औरत, मुझे 5 लोगों को अपनी लोकेशन भेजनी पड़ती है, पापा मुझे कॉल करते हैं कि बैठ गई उबर में, पहुँच गई। अब मैं औरत हूँ, अब मुझे सब देखते भी ऐसे और मैं दिखती भी ऐसी हूँ। तो उसके बाद ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया, एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ा कंफर्ट आया। रात को सोते वक्त ये नहीं लगता था कि सुबह उठ के है फिर से आई हैव टू डू दिस, नहीं, अब सुबह उठ के आई कैन डू माई वर्क। अब मैं अपने काम पे ध्यान दूंगी, अपने करियर पे ध्यान दूंगी। अब मेरा ध्यान उधर है और कहीं पे भी नहीं है। अमेजिंग। सो सनत,
अगर अब हम बात करें, आपने अपनी अभी तक की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छे से समझाई, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, हर चीज़ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत आपकी, जब हम बात करते हैं ना, जब आपने बताया कि स्कूल डेज में ही आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया था थोड़ा थोड़ा कि आपको लड़के पसंद हैं, तो अब ये ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया धीरे धीरे एज आर जनरेशंस आर ग्रोइंग कि स्कूल टाइम में ही ना लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं। 8th 9th के बाद हर कोई हमारे आसपास किसी ना किसी रिलेशनशिप में होता है और ये बात चल रही होती है कि यार उसका इसके साथ रिलेशनशिप है, उसका उसके साथ है। सो आपके साथ स्कूल में एवर इट हैपेंड कि आप, बिकॉज स्कूल में तो आप कंप्लीटली एक बॉय की तरह ही जा रहे थे, तो तब आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए हो? ऐसे रूमर्स चलते, में सारी दोस्त लड़कियां थी, तो अच्छा। उनमें से एक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मैं उसके साथ बस में हमेशा बैठती थी, तो रूमर चलता था, बट हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी कुछ नहीं है इधर। बट हाँ, आई थिंक वही, इट वॉज नॉट अ रिलेशनशिप। उल्टा मुझे इतना कॉन्फिडेंस था इस बात में कि मुझे लड़के ही पसंद है, क्योंकि पता होता है ना, जैसे मैंने बोला आपको भी पता होगा। तो मेरे को मुझे स्कूल में तो किसी पे क्रश नहीं था, स्कूल में कोई अच्छा लड़का नहीं था, बट मेरे स्कूल में ही पहले कोई लड़का होता था जो स्कूल से पास आउट हो चुका था। ही टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम और समथिंग, एंड वहाँ से वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड आई थिंक वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लाइक टॉकिंग टू अ बॉय और फीलिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड आई थिंक हाँ, वहाँ से आई थिंक ये स्टार्ट हुआ माई फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद अ बॉय ऑन अ रोमांटिक लेवल, आई वुड से। इन कॉलेज? नो, बिफोर स्कूल के एंड में 11th ग्रेड में उसने बड़ा रुलाया मुझे, बट वो अलग बात है। सो ही न्यू अबाउट यू, अगर हम उसकी थोड़ी सी बात करें? हाँ, ही वाज बाइसेक्सुअल। अच्छा। हाँ, तो ऑब्वियसली ही न्यू अबाउट मी। ओके, ठीक है, बाकी हम ज़्यादा डीट्स में नहीं जाएंगे डेफिनेटली। तो अब अगर हम बात करें कि एज थिंग्स गो अहेड, ट्रांसजेंडर्स की जब हम बात करते हैं ना, एज मैं अगेन कम्युनिटी नहीं कहूँगा, बट एक कम्युनिटी एज अ होल, अगर हम कम्युनिटी की बात करें, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इंडिया के अंदर, क्या आपको लगता है दैट पीपल आर क्यूरियस अबाउट, क्योंकि जब भी हम बॉय गर्ल और फिर किसी तीसरे जेंडर या सेक्स की बात करते हैं ना, तो बहुत एक अलग वो होता है। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपको बहुत अलग नज़रों से देखा जा रहा है, या जब सनत की बात हो रही है तो यू नो पीपल आर टॉकिंग और ट्रीटिंग यू डिफरेंटली? दो आंसर है इस बात के। पहला कि बीइंग ट्रीटेड एज अ ट्रांस वुमन एंड देन बीइंग ट्रीटेड एज अ वुमन। एक ट्रांस लड़की की तरह ट्रीट करना किसी को और एक लड़की की तरह ट्रीट करना, मैंने दोनों एक्सपीरियंस करा है। एक्चुअली मैंने तीनों एक्सपीरियंस करे, लड़की की तरह ट्रीट होना, लड़की की तरह ट्रीट होना और एक ट्रांस वुमन की तरह ट्रीट होना। तो आई थिंक सबसे अच्छा तो लड़की की तरह ट्रीट होना होता है। यू फील सेफ, एवरीबडी लव्स यू अनकंडीशनली, देयर इज नो प्रॉब्लम लिविंग लाइफ। और आप रात को रोड पे निकल सकते हो, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपके कपड़ों की वजह से आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। एज अ ट्रांस वुमन एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रगल है कि आप अगर आप कहीं पे भी अनसेफ होगे ना जी, तो आपके साथ जो वायलेंस होगा वो बहुत फिजिकल होगा और आपको कोई बचाएगा नहीं। और ये भी है कि लॉ ऑफ इंडिया में जो लॉ है ना, वो ट्रांस लड़कियों को सिर्फ अगर इफ़ यू असॉल्ट अ ट्रांस वुमन इन इंडिया, आपको मैक्स टू मैक्स 2 साल की जेल होगी, ठीक है, 6 months to 2 years। एंड अगर आप किसी लड़की को असॉल्ट करो, फीमेल को असॉल्ट करते हो, तो फ्रॉम 5 years to 10 years इज द जेल टाइम मिनिमम। आई थिंक 6-7 years इज। तो आप देख रहे हो कि एक ह्यूमन लाइफ को ही डिफरेंट दर्जा दिया गया है तो हम दोनों इंसान ही, बट आई थिंक हाँ, तो वो ट्रीटमेंट मुझे ट्रांस वुमन के उसमें मिला जब मैं दिखती ट्रांस वुमन की तरह थी। एंड फिर आई थिंक एज अ वुमन एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रगल होता है। आपको हर मोमेंट 24/7 विजिलेंट होना पड़ता है कि आपके सराउंडिंग में लोग क्या कर रहे हैं, आप सेफ हो, आप ऊबर में बैठ रहे हो रात को, आप रात को घर के बाहर नहीं निकल रहे अकेले, ऐसी चीज़ें आई थिंक। So you have experienced all of these three. And I would say that it's hardest as a woman, especially in India. Maybe not in other parts of the world, but India के अंदर being a woman is harder than, I wouldn't say harder, I will just say being Equally a woman is difficult. It's very difficult. I think India में being a woman is a curse. God. A big curse. Every woman who's watching this video will relate to this कि क्यों हमें 5 लोगों को अपनी लोकेशन फॉरवर्ड करनी है, क्यों हमें रात को, कितनी बार मैंने कैब सर्विसेज हायर करी हैं, मैं कितनी बारी हरास हुई हूँ और मैंने कॉल किया है कि कि ये मेरा नंबर मांग रहा है, फिर इसने मुझे कोई इनअप्रोप्रिएट कैब ड्राइवर, हाँ मुझे नंबर मांग रहा है। एक बार किसी ने, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट्स है, उसने मुझे वियर्ड वीडियो भेजे थे कि मतलब
इनअप्रोप्रिएट वीडियोस। एंड मैंने जब कंप्लेन करी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है उसने आपका नंबर क्यों मांगा? मैंने बोला रात के 1 बजे आप मुझे बताओ कि कोई अप्रोप्रिएट रीज़न होगा मेरा नंबर मांगने का। फिर दूसरी बार जब मैंने कंप्लेन किया तो कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो औरतों के साथ इंडिया में यही होता है, कोई एक्शन नहीं लेता कि रात को 1 बजे कैब ड्राइवर्स आपसे इस तरह से नंबर बिहेव कर मांग रहे रहे हैं हैं। और फिर वो मुझसे पूछ रहा है आगे से कि आपने उससे पूछा नहीं क्या उसने आपका नंबर क्यों मांगा? मैंने बोला मैं ऊपर भागी अपने घर के अंदर, मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं उससे पूछूंगी अच्छा आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए रात के 1 बजे। लोग जब आप यूपीआई से पे करते हो उससे भी आपका नंबर एक्सट्रैक्ट करते आपको टेक्स्ट करते हैं। औरतों को पता है ये सब, किसी आदमी को नहीं पता होता है ये। बट जब आप एक औरत की तरह रहोगे या किसी कैब में बैठोगे तो समझ आएगा ये कि लड़कियों के साथ ये सब भी होता है डेली लाइफ में। आई थिंक औरतों को कितना कुछ ऐसे हाइपर विजिलेंट होके झेलना पड़ता है जो किसी और को नहीं करना पड़ता। 24/7 अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में आपको सोचना पड़ता है। तो आई थिंक दैट्स द हार्डेस्ट आउट ऑफ ऑल। सो सना, तब आते हैं आपकी लाइफ की जो अब जर्नी है प्रोफेशनली। यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड एन इन्फ्लुएंसर, पीपल नो यू लाइक दैट। आप बहुत अमेजिंग कर रहे हो, आपकी एक काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। सो मैं ये डेफिनेटली नहीं बात करूंगा कि ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। आपने बताया था आप पहले ड्रैग वीडियोस वगैरह बनाते थे एंड धीरे धीरे आपने और अपनी लाइफ की वीडियोस बनानी स्टार्ट की होंगी। अब रियलिटी इज एवरीबडी नोज यू, आई एम माई सेल्फ अ कॉन्टेंट क्रिएटर। तो एक कॉन्टेंट क्रिएटर्स को ना ये डेफिनेटली चीज़ पता होती है कि ठीक है उनको 95-99% लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, बट देयर इज ऑलवेज अ स्लाइट परसेंटेज ऑफ पीपल जो कुछ ना कुछ करेंगे। वो आपके कमेंट्स में भी आके कुछ भी बोल के जाएंगे, वो कैसे भी डीएम्स करेंगे। आई अग्री कि मेल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ थोड़ा कम होता है, फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। मेरे फ्रेंड्स हैं फीमेल फ्रेंड्स जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से कभी कभी कमेंट्स में उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता है, डीएम्स बहुत अजीब अजीब आते हैं। अब एक ट्रांसजेंडर वुमन हु इज अ कंटेंट क्रिएटर, उसके लिए कैसा रहता है ये फील्ड? कमेंट्स में गंदा लिखो और डीएम के अंदर बोलो कैन यू मैरी मी, ये होता है। एंड आई थिंक आई हैव बिल्ट अ कम्युनिटी फॉर माई सेल्फ, जो लोग बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे कमेंट्स, अगर कोई वीडियो है जो मेरी सिर्फ फॉलोइंग देख रही है तो बड़े पॉजिटिव बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। बट अगर कोई वीडियो बहुत मेगा वायरल चले जाए जैसे, तो उस पर रैंडमली लोग देखते हैं ना, उस पर बहुत सारे वियर्ड कमेंट्स आते हैं, हेट कमेंट्स। बट आई थिंक आई तो थैंक देम, लाइक थैंक यू फॉर माई करियर, थैंक यू फॉर यू नो एवरीथिंग। बट स्टिल लाइक अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ वियर्ड थिंग्स पीपल टॉक इन कमेंट्स या डीएम्स, कैसे सवाल होते हैं? क्योंकि लड़कियों से जो देखो अ गर्ल आप मुझे let's check them right now. हाँ प्लीज। Yeah, sure, I can tell you what they say. A lot of them are just, hey there, can we talk? Am I homosexual if I'm attracted to you? Can you marry me? I think can you marry me बहुत ज़्यादा आता है मुझे। तो कभी किसी को रिप्लाई किया yes for sure? नहीं। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? And then there's ऐसी चीज़ें आती रहती है। आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा पहले कमेंट्स में ऐसे आते हैं कि तुम्हारे नीचे क्या है, या फिर यू नो कि यू आर नॉट, आई रिस्पेक्ट रियल ट्रांस वुमन। मेरे को ये सब नहीं चलता, ये जो लोग सोचते हैं कि व्हाट इज़ अ रियल ट्रांस वुमन। आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्स पीपल, बट उनको समझ नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड इफ़ यू रियली रिस्पेक्ट रियल ट्रांस वुमन हु आर एक्चुअली इंटरसेक्स, आपको पता क्यों नहीं कि वो इंटरसेक्स है। एंड जिनको आप रिस्पेक्ट कर रहे हो वो वाले क्यों जो सिर्फ जो रोड पे हैं। आई थिंक वो एक पिटी वाली बात है ना कि हम इनको पिटी कर सकते हैं, तरस खा सकते हैं हम इन पे, बट अगर ये हमें इनको सर्व करना पड़े या फिर अगर कोई किसी रेस्टोरेंट में दे कम, आई विल नॉट डू दैट। मतलब वो ये कि जो एक्चुअली उतना उस लाइन से नीचे रह रहा है तो आप तरस खा के रिस्पेक्ट कर दोगे, बट समवन हु इज वेरी बोल्ड अबाउट इट, जो अपने लिए अ वुमन इज ओनली अ प्रॉब्लम व्हेन शी स्टार्ट्स स्पीकिंग हर माइंड इन अ मैरिज आल्सो। द मोमेंट किसी एक औरत को भी सिर्फ तब तक ही सजा के निहार के रखना चाहता है जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलती। जिस दिन वो अपना मुंह खोलती है उस दिन उसको फेमिनिस्ट है ये तो कुछ भी बोलेगी। दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम कि पिटी करेंगे हम सबको। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग मेल प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव टोल्ड माई डैड, आई हैव टोल्ड माई ब्रदर कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उनको पिटी कर सकते हैं। वी कैन पिटी वुमेन, वी कैन से कि बेचारी, वो बेचारी का बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडिया में कि बेचारी, बट इट्स बिकॉज इट मेक्स यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। इवन मी, like if I see someone in pain, if I see someone on the streets who's not doing well, it's very easy to be like बेचारा,
क्या कर सकते हैं, बट इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली गो अप एंड टॉक टू देम, उनसे बात करना, पूछना कि मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. दैट इज़ व्हाट्स हार्ड. एंड आई थिंक इस दुनिया में बहुत कम लोग रह गए हैं जो किसी और की प्रॉब्लम एक्चुअली समझना चाहते हैं एंड सुनना चाहते हैं. एंड आई रियली रिस्पेक्ट पीपल हु आर लाइक दैट. ट्रूली. सो अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन हेट की, जैसे अजीब अजीब. हैव यू एवर रिप्लाइड टू सच कमेंट्स या सच पीपल? Oh, all the time. I think I'm known for my savage replies at this point. आप रिप्लाई कर देते हो? किस तरह के रिप्लाइज होते हैं? आपने कमेंट्स बताए तो रिप्लाइज बताना भी बनता है. They're not very appropriate sometimes. I give them back what they give me. Like, but कभी कभार ऐसा होता है ना कि I think a lot of my reels are savage replies. If you see my reels also, I'm responding to a lot of hate comments. तो एक बार जैसे अगर मुझे आया कि I can see the pain behind your parents' eyes. And I was like, भाई किधर? Like, you know, आप अंतर्यामी हो, आपको कैसे दिख रहा है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा इससे खुश नहीं हो सकते. उनका एक बेटा कॉमेडियन बन गया, उनका एक बेटा एक बेटी बन गई. एंड दे हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग. लाइक आप कह रहे हो ना, इंडिया में कितना टैबू है कि कोई कॉमेडियन बन गया. मेरा भाई कॉमेडियन है, ही सक्सेसफुल. आई एम अ ट्रांस वुमन, आई एम स्टिल सक्सेसफुल, आई एम डूइंग माई ओन थिंग. सो my parents are the happiest they could be, and I think they are reaping the benefits of being supportive. सोचो उन्होंने मेरे को बोला होता नहीं तुम ट्रांजिशन नहीं कर सकते, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे. मेरे भाई को बोला होता नहीं तुम एप्पल में ही जॉब करो, एप्पल से बाहर मत जाओ, कॉमेडियन मत बनो. वो घुट के रहता, वो शायद जिंदगी ना जी पाता, वो भी शायद एक टाइम के बाद फेल हो जाता, और मैं भी फेल हो जाती. आई थिंक दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स. हाँ, इसीलिए आई गेस अब आप अपने दोनों ही आप ब्रदर एंड सिस्टर अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करते हो बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर यू. या इंडिया में ना एक बहुत चीज़ होती है कि हमारा बेटा हमारा बेटी हमें छोड़ के कैसे चले गया. You, I think most of the time, not always, but most of the times you are reaping what you have sowed. Like the seed you sow is what you're gonna bear. And I think hate के मामले में मोस्टली इट्स जस्ट वेरी इनअप्रोप्रिएट थिंग्स. बहुत ही चीज़ें जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती पॉडकास्ट पे, क्योंकि बहुत गंदी लगती है सुनने में भी. पर उसका जवाब भी उसी लैंग्वेज में देना हमेशा पॉसिबल नहीं होता. कभी कभार आई गिव इट बैक टू देम. आई एम लाइक ठीक है, तुम कुछ बोल रहे हो, मैं तुम्हें वापस उतना ही दूंगी. एंड इट लैंड्स. आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स इट रियली लैंड्स. सो सनत, अभी जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट हम लोग ऑफ द कैमरा कुछ टॉक्स कर रहे थे जहाँ पे हमने बात की दैट हम लव एंड रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे. सो यू टोल्ड मी कि आप डेटिंग एप्स पे भी रह चुकी हैं. सो डेटिंग ऐप पे एक्सपीरियंस कैसा था? यू वर देयर लाइक अ गर्ल और अ ट्रांस वुमन? आई थिंक गर्ल एंड ट्रांस में डिफरेंस ज़्यादा है नहीं. ट्रांस इज अ प्रीफिक्स. हाँ, तो I was as a woman only, but it's just कि Did you mention it there? I was never ashamed of myself. तो मैं हमेशा मेंशन करती थी बायो में. वो अलग बात है कि लोगों को लड़कों को पढ़ना नहीं आता है. उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो हर चीज़ को राइट स्वाइप, फोटो देखी और राइट शक्ल को राइट स्वाइप. तो मैं कहती हूँ कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरे लिए. बहुत सारी ना ट्रांस लड़कियाँ मुझे बोलती है कि उनको बुरा लगता है कि कोई लड़का उनमें इंटरेस्ट दिखाता है, बट जैसे उसको पता लगता है कि वो ट्रांस से, वो अनमैच कर देता है या फिर वो गंदी चीज़ें बोलना शुरू हो जाता है. आई थिंक इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि सिस जेंडर औरतें अब 3 साल 4 किसी लड़के के साथ बिताती हैं और फिर वो लड़का उसको बड़े सारे प्रोमिस करता है कि हम आई विल मैरी यू, आई विल लव यू. फिर 4 साल बाद उसके असली रंग दिखते हैं जब उसकी मम्मी शायद बोले कि नहीं करो या फिर एनीथिंग. आई थिंक फॉर मी दैट वाज अ बिग ब्लेसिंग, क्योंकि मेरे को पहले ही पता लग जाता था कि ये व्हाट इज दिस पर्सन लुकिंग फॉर. इज दिस पर्सन, ये क्या, ये जो बंदा है ये मेरी सिर्फ लुक्स के लिए है, क्या ये सिर्फ मेरे करियर के लिए है, या फिर इज दिस पर्सन एक्चुअली देयर फॉर मी. एंड वो मुझे पहले दिन से पता लगता था, क्योंकि वो एक चीज़ है ना, मैं बताऊंगी तो इफ दे स्टे दैट मीन्स दे आर सीइंग समथिंग मोर देन जस्ट हाउ आई लुक. सो आई थिंक दैट वाज माई फेवरेट थिंग एवर. फॉर मी द थिंग इज डेटिंग इज हार्ड फॉर एवरीबडी इन दिस जनरेशन. नोबडी हैज़ इट ईजी. ठीक है, मैन हैव देयर ओन इशूज, फीमेल women have their own issues, and trans women have their own issues. मेरे लिए बहुत सिंपल था. आई वॉज ओनली दैट टू फाइंड समवन आई वॉन्टेड टू स्टे विद. सो Okay, so Sanat, I guess this question can be slightly bold and rough to ask, but still I am gonna ask, and completely up to you. You would like to answer or not, but जैसे कि आपने बताया that बचपन से आपकी एक लड़कों की तरफ पे inclination था. You used to like guys. कभी आपके मन में ये थ्रू आउट आज तक भी ऐसा फियर आया कि यार कहीं मैं किसी एक लड़के से कनेक्ट हो गई जिसने मेरे को इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज आई एम अ ट्रांस वुमन? कभी ऐसी फीलिंग, कभी ये डर आपके अंदर आता था कि यार मेरे को लड़के डेफिनेटली पसंद है, शायद मैं किसी लड़के के लिए बहुत डीपली फील करने लगूं, पर मेरे को रिजेक्शन इस वजह से मिल जाए बिकॉज आई एम दिस?
मुझे बहुत अनकंडीशनल प्यार मिला अपने मम्मी पापा से, तो मैं वो कहीं और ढूंढने नहीं गई. नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू लव, देखो प्यार है, बट प्यार कभी भी हो मेरे सकता है. हिसाब से फिर बड़ा शैलो सा प्यार है ना. ऐसे मेरे को आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट. आई बिलीव एट लव इज समथिंग दैट इवॉल्व्स. हाँ. ठीक है, इज केयर. हाँ. तो मैं बस वो ढूंढ रही थी और मुझे कभी नहीं लगा कि जो मेरे मन में केयर करेगा वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं ट्रांस हूँ. एंड आई थिंक आई हैव बीन शोन इट मल्टीपल टाइम्स. एक बार ही नहीं, 2-3 बारी आई हैव फेल्ट कि people like me as a person. I have been loved as a person, not as a trans woman. So that मुझे कभी डर नहीं लगा इससे. मुझे पूछते हैं लोग, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आई थिंक यूट्यूब पे ना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जहाँ पे मैं लोगों के क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, तो मुझे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि व्हाट इफ आई ट्रांजिशन एंड आई लुक अगली, व्हाट इफ आई लुक ट्रांजिशन एंड मेन डोंट फाइंड मी अट्रैक्टिव. मुझे समझ आता है कि वो कहाँ से आ रहा है. मुझे भी कुछ पॉइंट पे होता होगा पहले कि हाँ, शुड आई ट्रांजिशन, शुड आई नॉट. बट आई ऑल्सो रियलाइज्ड मेन आर अट्रैक्टेड टू कार्स ऑल्सो. सो आई डोंट थिंक मैं कभी बाहर ढूंढने गई है सब. मुझे बस ये था कि आई वॉन्ट समवन हु केयर्स फॉर मी. एंड आई थिंक बिकॉज आई फेल्ट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि समवन हैज लव्ड मी फॉर मी एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. तो मुझे कभी ये डिस्ट्रैक्शन थी नहीं कि ठीक है, इफ समवन कांट एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम, देन गुड रिडंस. सनत, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको लेके लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं बहुत सारे, और आई गेस यू कैन टेल इट द बेस्ट. अब एक चीज़ होती है जब एक लड़के को लगता है कि नहीं यार, शायद मैं बॉडी से एक लड़का हूँ बट मेरी जो लाइकिंग है और जो मेरा पूरा अंदर से एक एनर्जी है वो फेमिनिन है. तो कुछ लोग ऑप्ट करते हैं फॉर जेंडर चेंज सर्जरीज, जहाँ पे वो अपना पूरा जेंडर चेंज करा के वो कंप्लीट फिजिकल फॉर्म में भी एक वुमेन में ट्रांसफॉर्म होते हैं. एंड कुछ लोग होते हैं जो सम हार्मोनल थेरेपीज के थ्रू ही एंड सम काउंसलिंग दे चूज टू बी इन देयर जेंडर, बस वो अपना एक जो मैन से वुमन है वो बनते हैं. सो इसके अंदर व्हाट डिड यू एक्चुअली चूज टू गो विद? सो I'll tell you the difference. ठीक है. HRT पे ऑलमोस्ट सब जाते हैं. HRT is hormone replacement therapy. एंड उससे क्या होता है कि बॉडी के सारे फीचर्स अब नेचुरली फेमिनाइज हो जाते हैं. तो जैसे मेरी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा वो थी शार्प, सो धीरे से मेरा फेस फुल, लाइक इट बिकेम फुलर. आई स्टार्टेड गेनिंग वेट, मेरे बॉडी हेयर कम हो गए एंड लेजर स्टार्टेड वर्किंग वेल. तो उससे आपका नेचुरल अपीयरेंस धीरे धीरे विद टाइम यू स्टार्ट ग्रोइंग ब्रेस्ट नेचुरली. ऑल ऑफ दैट हैपन नेचुरली. ठीक है. एंड यू स्टार्ट गेनिंग हिप फैट. जैसे औरतों के अंदर फैट ज़्यादा स्टोर होता है. ठीक है. तो इट स्टार्ट स्टोरिंग इन प्लेसेस वेयर विमेन वुड नेचुरली स्टोर इट. So men don't store fats in their hips. So slowly HRT, estrogen, will make me store fat in my hips. What a surgery is doing is only changing your genitals. और different types of surgeries भी होती हैं which are gender affirming. तो एक जैसे for example FFS हो गया, facial feminization. कई लोगों का जो गोल होता है facial femininity का कि मुझे इस तरह दिखना है, वो फुलफिल नहीं होता है HRT से, क्योंकि कई लोग जैसे 30 पे ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं और 30 तक जो आपके मेल हार्मोन्स है वो आपके फेस पे जो करेंगे उसको अंडू करना हार्मोन से मुश्किल हो जाता है. तो दे गो फॉर FFS. कई लोगों को ब्रेस्ट से बहुत डिस्फोरिया होता है, फिर उनकी ब्रेस्ट ठीक से ग्रो नहीं होती, या फिर दे आर ओल्डर सो हार्मोन्स आर वर्किंग सो फास्ट फॉर देम, सो दे गो फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन लाइक वुमेन डू. The only difference is SRS, which is sex reassignment surgery. उससे आपका genitals change होते हैं. तो some people opt for it, some people don't. And there are बहुत सारे reasons होते हैं कि वो क्यों नहीं करते. वो इससे नहीं होता कि because they see themselves as any lesser of a woman or a man or whatever they are. It's because dysphoria. So कई लोगों को dysphoria कम होता है. जैसे मुझे अभी तक I'm confused if I have too much dysphoria there or not. Like I'm still in the process of figuring it out. Like I have doctor's consultations, I have all of that with a surgeon, and we're figuring out what is the best option for me. बहुत लोग ये भी इसलिए भी नहीं कराते because complications होने के बहुत chances होते हैं. There are, and this is not to fear monger, this is just to tell you कि there are chances that something might go wrong. ऐसा भी हो सकता है कि people don't have the finances. बहुत लोगों के पास तब it's a very expensive surgery to get, and a lot of people don't have the finances to get it. And कई लोगों को ये भी लगता है कि क्या अगर मेरी फीलिंग चली गई तो can I never orgasm again in life? All of that matters more to them. So it's not कि you can't. They like you very might well
get a better orgasm. A lot of people face that also. But it's just कि some people might not want to take the risk naturally. Like imagine आपको कोई बोले कि इस सर्जरी से आप कंफर्टेबल हो जाओगे, बट आपको कोई डिस्कम्फर्ट ही नहीं उधर से, तो आप नहीं कराओगे ना. पर्सनल चॉइस बेसिकली ब्रॉडली. तो आई थिंक अगर आप सर्जरी के बारे में पूछना चाहो तो there are different types of it. One is a penile inversion vaginoplasty, which is a little bit of an older technique of it, जिसमें आपकी penis को ही use करके they make it into a neo vagina. ठीक है. But उससे ना naturally lubricate नहीं होता था vagina. ठीक है. So to make that, now they use the skin of the intestine, like the intestinal wall, to make sure कि वो naturally lubricate हो. And एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इट्स गोना बी अगली, आई कैन ऑलवेज, हमें तो हमेशा पता लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स लुक्स द एग्जैक्ट सेम, फील्स द एग्जैक्ट सेम, बिकॉज साइंस हैज कम टू दैट लेवल. Again, the point being personal choice. Whoever wants it, who doesn't. The point is कि do you want to talk to a person and try to understand who they are, और आपको superficially उस बंदे से बात करनी है. Difference है. अब जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड आपने इतने अच्छे से डिटेल में चीज़ समझाई. सो इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे कुछ टाइम पहले आयुष्मान खुराना और वानी कपूर की एक मूवी आई थी चंडीगढ़ करयाश की, जहाँ पे वानी कपूर ट्रांजिशन होती है एक बॉय से गर्ल के उसमें, एंड उनकी सर्जरीज एंड ऑल प्रॉपर ऐसी हुई होती हैं दैट शी इज़ इवन फ्रॉम हर जेनिटल्स अ वुमन नाउ. और आयुष्मान को पता ही नहीं चलता जब वो उसे डेट कर रहा होता है, लाइक वो फिगर आउट ही नहीं कर पाता. लोगों को लगता है कि वो फेक है, पता लग जाएगा, नहीं लगता. हाँ, सो वो इतना क्लीनली किया होता है कि वो पता ही नहीं चलता. आयुष्मान अंडरस्टैंड इट लेटर, जब वो खुद एक्सेप्ट करती है वानी कि नहीं मैं पहले एक लड़का हुआ करती थी और अब मैं एक लड़की में बदल गई हूँ. डेफिनेटली वहां पे उस मूवी में रिएक्शंस बहुत अलग दिखाए गए इनिशियली आयुष्मान के. रिएक्शन होता है एंड लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड करके सोचा कि वो रिएक्शन सही है. मूवी ने दिखाया कि वो रिएक्शन गलत है, बट लोगों ने क्या सीखा उससे? अब लोग उसी को यूज करके वेपनाइज करते कि वो लाइन है ना, मानवी तू मुंडा है. पीपल राइट दैट इन माई कॉमेंट्स एज अ फनी थिंग, बट इट्स नॉट फनी. लाइक द पॉइंट इज कि मूवी ने जो सिखाया आपने तो कुछ सीखा ही नहीं. आपने बस देखा और उससे कुछ नहीं सीखा. सो कभी आपके मन में ये थॉट नहीं आया कि मैं अपनी पुरानी जो एक पूरी आइडेंटिटी एज अ बॉय रही है इतने ईयर्स की, उसको क्लीन आउट कर दूं जस्ट लाइक वानी डिड इन द मूवी, एंड मैं हर चीज चेंज करके एक फुल फ्लेजेड वुमन के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करूं? डिड दिस थॉट एवर कम टू यू? नो, देयर इज नथिंग फुल फ्लेजेड अबाउट आई एम अ वुमन. आई विल, आज मैंने सर्जरी नहीं कराई, मैं कल सुबह करा लूंगी, तो आपका माइंडसेट क्यों बदल रहा है? हाँ, करनी तो मुझे इंटरनली, मुझे हमेशा से पता है कि ठीक है, if I was born, I would have wanted to be born as a girl for sure. Life would be so much easier, yeah. But if it's not bothering me enough right now. It's like ठीक है, अभी I'm 21. हाँ. And ठीक है 21 में मैं कराऊंगी, everything is gonna be fine. 30, 40, 45, 50. I don't know how that's gonna make a difference in my life. And I feel like कि अगर मुझे इतना discomfort है ही नहीं उस part से, then it doesn't make a difference. Yeah. So that thought never crossed your mind? No. My thought process was always ki, am I doing it for myself or am I doing it to please other people? And I am trying to please myself, honestly. So Sanat, this sari discussion mein one thing I found really amazing in you is the acceptance you have for yourself. मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब लोगों में जो जिनकी ओरिएंटेशन या ये कह सकते हैं जिनकी प्रेफरेंसेस एंड लाइकिंग डिफरेंट होती है, जो उनका एक सेक्सुअल जेंडर डिफाइंड है, उससे वो खुद के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते. दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पीपल, ऑलवेज थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसे बिहेव किया तो. So today I really want you to address everyone listening to you right now, the people जो आपकी तरह फील करते हैं जैसा आपने फील किया. आई नो वो प्रोपोर्शन कितना भी हो सकता है. What would you like to tell them जिनके लिए अभी बहुत नया एक्सपीरियंस है, अभी वो इसी चीज उस स्टेज पे कंफ्यूज हैं कि यार क्या हम इसको कभी एक्सेप्ट भी करें, या हम एक डिनाइल में जिएं, या हम जिंदगी भर एक ऐसी जिंदगी जिएं जो हम हैं ही नहीं, जस्ट टू कीप द सोसाइटी एंड आवर पेरेंट्स एंड आवर फैमिली हैप्पी? My only message is that live for yourself, don't live for other people. Like अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जियो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितना भी टाइम लगे. हो सकता है आपके पेरेंट्स एक्सेप्टिंग ना हो. बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड लिव फॉर योर सेल्फ. एंड मुझे लगता है कि ट्रांस लोग तो कभी मैंने अंडर कॉन्फिडेंट तो देखे ही नहीं. बचपन में होंगे,
धीरे धीरे वी ग्रो अप एंड वी आई गेस ये प्रॉब्लम फोर्स्ड टू ग्रो अप. हाँ, एंड प्रॉब्लम आई गेस सिर्फ एक छोटी सी उस फेज में आती है जहां दे आर स्लाइटली कंफ्यूज्ड एंड वो एक्सेप्टेंस वही एक बैरियर है छोटा सा. उसके बाद तो सारे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आई हैव सीन ट्रांस पीपल ओनली लाइक. एंड ये सोचो ना आप कि आजकल पॉलिटिकली वाई इज सच अ चार्ज डिस्कशन कि हर जगह ट्रांस लोगों पे क्यों बात चल रही है, इज बिकॉज इट्स द इजिएस्ट वे टू वेपनाइज इट फॉर पॉलिटिक्स. इट्स नथिंग एल्स. सबसे पहले ट्रांस वुमेन आएंगी, फिर जब हमारा टॉपिक चले जाएगा तो लड़कियों पे आ जाएंगे, फिर लड़कियों को हरास करेंगे कि लड़कियों क्यों मैरिटल रेप लीगलाइज मतलब क्यों क्रिमिनलाइज करना चाहिए, फिर उसके बाद किसी और के राइट्स. आई थिंक सबके राइट्स पे जाने के लिए इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल थिंग. एंड आई थिंक people need to understand कि trans people are also human beings. मैंने आपको कॉल पे भी ये बोला था, look at me as just a person. No, like there is nothing more to it. Like you like me as a person. Like that's all. And I think लोगों के दिमाग में एक बहुत sexual सा एक idea है trans women को लेके कि it is just a one night stand, it is just a sexual fantasy maybe pertaining to Thailand or whatever, you know, lady boys and all. But in reality, if you just think about it, if you're sitting next to a woman, man, trans woman, it's a human being. You have no obligation to do anything with them. You have only an obligation to be a kind human being to anybody you're sitting next to. Human, that's it. Human. मैं तो कहती हूँ bring humanity back. सब लोग बोलते हैं bring make America great again. No, like bring humanity back. क्योंकि I think humanity is gone these days. It's so hard to find someone who is just in it for an experience, you know. And talking about just love and relationships, I feel like even currently the more my relationship is kind of going forward, I'm kind of realizing ki life is so much more than just these small little things. It's like experiencing new things, and I have so much to do and I have so much to experience and I have so much to achieve in life. So I think people who watch me, like especially like queer people, trans लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो देख के बस ये समझे कि हमारी ज़िंदगी में ट्रांजिशन करने के बाद भी बहुत कुछ है. वो कहते हैं ना, मूवी जब एंड होती है उसके बाद ही लव स्टोरी स्टार्ट होती है. तो उसी तरह आप इस पॉडकास्ट को देखे एंड होने के बाद रियलाइज कि देयर इज अ बिग लाइफ चंक ऑफ माई लाइफ दैट आई हैव टू लिव. आई एम 21 एंड अभी तक मैंने जो आपको बताया जितने भी एक्सपीरियंस है वो एक ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस हैं. तो there's a huge thing, like there's a big part of your life that's remaining, and live it to the best of your abilities. That's a great message, I would say. And इससे पहले लाइक क्योंकि आपने ये बात कही, आई वुड एक बार मेरे को ना, क्योंकि बहुत लोगों को मेरे को ऐसा लगता है इस टॉपिक के ऊपर ना एटलीस्ट हमारी कंट्री में लोगों को इस चीज़ को लेकर बहुत एजुकेट होने की ज़रूरत है. वैसे तो वर्ल्ड वाइड भी, बट कुछ ज़्यादा हमारी कंट्री में. अब जो एक टर्म आई है LGBTQ+, कैन यू प्लीज बाइफरकेट एवरी अल्फाबेट हियर एंड वंस टेल पीपल किस अल्फाबेट के लिए क्या स्टैंड करता है? बहुत सिंपल है. लेस्बियन, अल्फा लेस्बियन, a woman attracted to another woman. ठीक है. Gay, a man attracted to another man. Bisexual is they're attracted to both men and women. And LGBT. T for transgender, which I am. And trans women or trans men can be attracted to. Again, if I'm a trans woman, I can be attracted to a man or a woman. I am attracted to men. Okay. So I'm a straight trans woman. And if I would be attracted to a woman, I would be a lesbian, right? Very simple. And Q is for queer, and queer is just a collective sort of umbrella term to say कि ये सबको इंक्लूड करता है. अगर आप इसमें इंक्लूडेड नहीं फील कर रहे, अगर आपको लग रहा है आप थोड़ा डिफरेंट हो, तो आपको इंक्लूड करने के लिए. और प्लस साइन भी उसके लिए ही है कि जस्ट टू इंक्लूड anyone who doesn't fit in this general idea of a binary. हाँ, exactly. It's for community. It's for people who are disowned. It is for people who are left alone in life, who feel like कि हम अलग हैं, उनके लिए है. तो क्वेश्चन मत करो कि क्यों एग्जिस्ट करना है, तुमने ही बनाया है. जो लड़के मजाक उड़ाते हैं, जो लड़के स्लर्स यूज करते हैं, जो लड़के चीज़ें करते हैं, बोलते हैं कि क्यों एग्जिस्ट करता है, तुम्हारी वजह से एग्जिस्ट करता है. सो ब्लेम योर सेल्फ. इफ यू डोंट लाइक द LGBT community, stop bullying people. It won't exist. One day your son will come to you and he will say I'm gay, and you won't have to say ki oh my god, like what are you? You know, it'll just be ki I love this guy. He won't even have to say I'm gay. The reason he has to say I'm gay is because those people have made it like that. उन्होंने bully करा है, उन्होंने they've made people feel कि वो अलग हैं, तो उन्होंने ठीक है हम अलग हैं तो हम अलग हो जाते हैं. और अब जैसे आजकल प्राइड परेड्स बहुत ज़्यादा हर सिटी में हो रही हैं इंडिया की. हर बिग एंड स्मॉल सिटी में कहीं ना कहीं प्राइड परेड्स हो रही हैं. दैट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग आई वुड से.
बट अगर एज वी बोथ आर ऑन सोशल मीडिया वेरी एक्टिवली, तो आपने एक अलग सेगमेंट ऑफ लोगों का देखा गया होगा जहाँ पे ना प्राइड परेड को बहुत अपोज किया गया है. इवन कई सिटीज़ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक उसको लेकर अपोजिंग मूवमेंट्स निकाले गए हैं कि प्राइड परेड्स नहीं होनी चाहिए. या अगर आप कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखोगे तो उसको एज अ मीम कॉन्टेंट भी बहुत यूज़ किया जाता है उस प्राइड परेड की क्लिप्स को. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्योंकि कई स्टेट्स में तो एक्चुअली लोगों ने प्रोटेस्ट मार्चेस निकाले हैं अगेंस्ट प्राइड परेड्स. औरत मार्च के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे. आई थिंक वही मैं कहती हूँ ना, लोग आवाज़ उठाते तो लोगों को प्रॉब्लम होती है. स्टेटस को के अगेंस्ट जो भी जाएगा उसके अगेंस्ट प्रॉब्लम तो होती ही है. ठीक है. औरतों को भी लीगल राइट्स लेने में कितना टाइम लग गया, कितना प्रोटेस्ट करना पड़ा, कितने लोगों ने बोला नहीं घर के लिए ही औरत बनी है, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट. बट अब हम बोलते हैं कि नहीं अब तो नॉर्मल है, अब तो चेंज होगी ना कंट्री. बट इट्स जस्ट कि पीपल फियर व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी इजी टू सी समवन यू डोंट अंडरस्टैंड एंड मेक फन ऑफ देम. तो सारा मीम कंटेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको देख के उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, उनको उससे डर लगा तो उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकाल दिया, उन्होंने उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया बिना समझे कि वो भी एक इंसान ही है. क्या कर रहे हैं लोग प्राइड में, आप बताओ मुझे. जाके यही बोल रहे हैं ना, देयर प्रोक्लेमिंग दैट आई एम हु आई एम एंड आई एम फाइन विद इट. व्हाई डू यू फील थ्रेटन्ड बाय इट? व्हाई डज अ मैन फील थ्रेटन्ड व्हेन अ गे गाय टेल्स हिम दैट ही इज गे? तुम्हें मुझ पे तो क्रश नहीं है प्लीज. लाइक रियली, like I think everybody's so self-absorbed and self-obsessed and narcissistic कि उनको लगता है सब कुछ उनके बारे में है. बट नहीं, अगर कोई आपको कुछ बता रहा है that's telling you in confidence, तो उनको प्यार दिखाओ, उनको acceptance दिखाओ, उनको ये मत दिखाओ कि आपको curiosity के नाम पे सवाल है सिर्फ. I guess that's a very fine approach and a very right approach, I would say, to answer these queries of people. I would like to say one more thing. Please. About pride parades. See, I'm not saying anything is perfect, any movement is perfect, no protest is also perfect. Pride is supposed to be a protest against the status quo. And there are a lot of things in pride which shouldn't be happening also, okay? People misbehave, I have had a bad experience a few times where someone was drunk. But you can't blame one person's actions on the whole community. तो वो भी वेपनाइज करा जाता है क्योंकि जैसे औरतों के अंदर भी अगर एक औरत कुछ गलत बोल दे तो पूरी फेमिनिस्ट मूवमेंट खराब है. हाँ, बट ऐसा नहीं होता ना. सो आई थिंक बस यही बात है. इन चीज़ों पे ध्यान देने की थोड़ा सा ज़रूरत है कि समझना जरूरी है. मतलब पढ़ना ज़रूरी है. लोगों को पढ़ना नहीं पसंद. मैं तो कितनी बार बोल चुकी हूँ, 10th क्लास की बायोलॉजी बुक में लिखा है जेंडर एंड सेक्स आर डिफरेंट एंड हम अभी तक आर्ग्यू करें कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता. प्रो रीड योर 10th क्लास की बायोलॉजी बुक, उससे आगे भी बढ़ो. वैसे उसके आगे भी बहुत कुछ है बट 10th क्लास तक पढ़ लो यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. ट्रू दैट, वेरी ट्रू. सो सनत, आपने इतना क्लियरली इतनी सारी चीज़ों के बारे में बोला. बिफोर वी क्लोज आवर टुडेज डिस्कशन, एक चीज़ जो हर इंसान आपको सुन रहा है, जो शायद हर वो क्रीप जो आपके कमेंट्स में कुछ लिख रहा है, हर वो अच्छा इंसान जो आपके कमेंट में कुछ पॉजिटिव लिख रहा है, वन थिंग यू वुड लाइक टू से every single person hearing to you today कि एक ट्रांस वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्या लोगों को थोड़ा सा किन पोर्शंस पे ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है? वन फाइनल थिंग जो आप कहना चाहेंगे. आई थिंक बहुत सिंपल है कि ट्रांस वुमेन whoever it is are to some extent marginalized compared to men. Men need to realize that only men can change the system that has been built. Patriarchy is built by men and it not only is built by men but it सबसे ज़्यादा मर्दों को ही उसका बेनिफिट मिलता है पेट्रियार्की से. तो जब कोई मर्द अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है किसी औरत से. तो आई थिंक मैन हैव अ बिग रोल टू प्ले एंड आई थिंक जो मुझे देख रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पता है. जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी दे अग्री विद मी. बट माई मैसेज इज टू ऑल दोज मैन हु सी मी एंड राइट हेट कमेंट्स टू मैन हु सी मी एवरी डे is ki try to be a better man because the world will only change if we are more better men in this world at this point. Like I don't think any woman is leaving the home scared ki a trans woman will attack her in a washroom or is scared ki a trans woman will harass her. She's only scared if a man will harass her. So men need to change. I completely believe this. Need to improve, I guess the right term would be. Yeah, improve. Like change your mindset, read, learn, be open to discussions which make you uncomfortable. मैं ये नहीं कह रही कि किसी एक मर्द की गलती है, पर गलती ये है कि you've been raised a certain way with certain कुछ आपको सिखाया गया है
उसके बाहर आपको उस शेल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको सिखाया है वो एक सिस्टम ने सिखाया, और वो सिस्टम बहुत ब्रोकन है। छोटी छोटी लड़कियों को स्कूल में बोला जाता है कि आपने नेल पेंट लगाया, आप लड़कों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप ये किसी के अटेंशन के लिए कर रहे हो। तो वो सिस्टम ने जब आपको ऐसे सिखाया है, तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए एक फ्री थिंकिंग स्पिरिट रखना पड़ेगा। And nobody can force you to do that. Only you. And that is why this is not a diss. This is not a कि हाँ gotcha moment लड़कों के लिए. It is कि मैं सच्ची में मेरी विनती है उनके लिए कि आप देखो कि आपके आसपास की हर औरत की एक स्टोरी है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ी थोड़ी औरतें की. आपकी बहन को पता, आपकी बहन से पूछो, उसकी 10 स्टोरी होगी उसके बाद सुनाने के लिए. अपनी मम्मी से पूछो. तो it's just about that. It's about having empathy and understanding things, I guess. That's really rightly said. And yeah, बस अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को बदलेंगे, समझेंगे और डीपली एटलीस्ट चीज़ें रियलाइज़ कर लेंगे, और जो आपने कहा जेनरेशनल एक जो चलता आ रहा है हमारे यहाँ, जेनरेशनल ट्रेंड्स और माइंडसेट को थोड़ा बदल देंगे, सो थिंग्स वुड रियली चेंज फॉर बेटर. Definitely. सो थैंक यू सो मच सनत, आज के इस इतने नॉलेजेबल इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए. आई अपलॉड फॉर योर कॉन्फिडेंस, आई हैव टू, क्योंकि मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं इतने कॉन्फिडेंट लोग जिनके ऊपर इतने लोग सवाल उठा रहे हो, अजीब अजीब चीज़ें कह रहे हो, बट उससे उनको इतना सा भी फर्क ना पड़े. वो उतना ही कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी करें, अपनी आइडेंटिटी को कैरी करें. दैट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग. पीपल वुड डेफिनेटली गेट इंस्पायर्ड बाय यू. So thank you so much for coming to the Namit Show. Thank you so much for having me. And I really hope everyone, जितने भी लोगों ने आज ये पॉडकास्ट देखा है, वो इससे कुछ एक लर्निंग लेकर जाएं, थोड़ी सी भी होगी. So our purpose will get fulfilled. Yes. Thank you so much for watching, guys. In comments में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, and और किन टॉपिक्स पे आप नए पॉडकास्ट चाहते हैं, किन गेस्ट के साथ चाहते हैं, मेरे को कमेंट्स में सजेशंस दे दो. I'll definitely try my best. Thank you so much, Sanat, for giving your time. Thank you so much, guys, for watching. Thank you all. Love you all.